दिसंबर 2025 में बांग्लादेश में एक प्रमुख छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। असल में क्या हुआ था, मैं उन पिछली घटनाओं का लिंक आपको बताऊंगा जिनके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। बांग्लादेश को 1971 में स्वतंत्रता दिलाने में कई लोगों ने संघर्ष किया और बलिदान दिए। कोटा प्रणाली के तहत नौकरियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 1971 के युद्ध के दिग्गजों के वंशजों के लिए आरक्षित था। इससे योग्यता आधारित रोजगार के अवसर कम हो गए और नौकरियों का असमान वितरण हुआ। छात्रों ने निष्पक्ष व्यवहार और नीति में बदलाव की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि नीति पुरानी हो चुकी है। ये विरोध प्रदर्शन सबसे पहले विश्वविद्यालय परिसरों में शुरू हुए और बाद में यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। ये सब शरीफ उस्मान हादी के प्रयासों के कारण संभव हुआ। शरीफ उस्मान हादी प्रमुख प्रदर्शनकारी थे। ये विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग की सरकार और नीतियों के खिलाफ था। जुलाई 2024 में पूरे बांग्लादेश में, विशेषकर ढाका में, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, जहां क्रोधित प्रदर्शनकारियों ने कार्यालयों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। अपनी पार्टी के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना भारत भाग गईं और तब से भारत में ही है। इसके बाद देश में स्थिरता लाने के लिए मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। मोहम्मद यूनुस ने आवामी लीग को चुनाव में भाग लेने से रोक दिया था। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना देश छोड़ दिया, जिसके कारण सरकार गिर गई। 32 वर्षीय शरीफ उस्मान हादी इनकलाब मंच नामक समूह का हिस्सा थे, जिसमें मांग की गई थी कि आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को आतंकवादी करार दिया जाए और विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले योद्धाओं को आवामी लीग के कार्यकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान की जाए। छात्र नेता हादी अपने भारत विरोधी विचारों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भारत पर बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया, जिससे वे बेहद नाराज थे। उन्होंने दावा किया कि शेख हसीना भारत के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के कारण भारत भाग गई, क्योंकि भारत ने आवामी लीग का समर्थन किया था। हादी अक्सर भारत के खिलाफ बोलते थे। उन्होंने ग्रेटर बांग्लादेश को बढ़ावा देने वाला एक विवादास्पद नक्शा भी साझा किया था। इस मैप में भारत के उत्तर पूर्वी भाग, ओडिशा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि वे इन पुर्जों को हासिल कर लेंगे और ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद मोहम्मद यूनुस ने चुनाव की घोषणा की और हादी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। वो आगामी चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। 12 दिसंबर को जब हादी ढाका में एक चुनाव प्रचार अभियान के सिलसिले में ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रहे थे, मोटरसाइकिल पर सवार दो नकाबपोश हमलावरों ने गोली चलाई और उसके सिर में गोली लगी।
उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया और बाद में उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। 12 दिसंबर के बाद उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और 15 दिसंबर को उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया। मस्तिष्क में गंभीर चोट के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और 18 दिसंबर को उनका निधन हो गया। जब उनका शव वापस लाया गया तो बांग्लादेशी लोग बेहद दुखी हुए और उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। हादी का अंतिम संस्कार 20 दिसंबर 2025 को हुआ था। अचानक शोक का माहौल बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों में बदल गया क्योंकि लोग हादी की मौत से आक्रोशित थे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हादी की पत्नी और बच्चे को सहायता देने का वादा किया है। हादी एक बड़े नेता थे और उनकी मृत्यु से जनता में आक्रोश फैल गया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक हिंसा फैली। प्रदर्शनकारियों ने प्रोथोम एलो और द डेली स्टार सहित प्रमुख समाचार पत्रों के कार्यालयों पर तोड़फोड़ और आगजनी हमले किए। चटगांव में असिस्टेंट इंडियन हाई कमिश्नर के आवास पर भी पत्थर फेंके गए। प्रदर्शनकारियों ने आवामी लीग से जुड़े राजनीतिक नेताओं की मूर्तियों और स्मारकों को भी तोड़ा और नष्ट कर दिया। मोहम्मद यूनुस ने अराजक स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। हादी की मौत से आक्रोशित लोगों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के सदस्य और व्यवसायी बेलाल हुसैन के साथ भी एक अन्य घटना हुई थी। 20 दिसंबर की रात 1 बजे कुछ लोग उनके घर गए और जब उसका परिवार अंदर था तब उन्होंने घर को बाहर से बंद कर दिया। फिर उन्होंने उसमें आग लगा दी। सौभाग्य से बिलाल की मां, जो पड़ोस में रहती थी, जाग गई और उसने अपने बेटे के घर को आग में लिपटा हुआ देखा। जब वो मदद के लिए दौड़ी तो उसने पाया कि दरवाजे बाहर से बंद थे। बिलाल की 3 बेटियों में से अन्य 2 की उम्र यहां देखे सबसे छोटी 7 वर्षीय बच्ची जलकर मर गई थी। दोनों बड़ी बेटियों को 50 से 60% जलने की चोटों के साथ बचाया गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनके बेटे को भी बचा लिया गया। बिलाल के सबसे छोटे बच्चे, एक नवजात शिशु को भी बचा लिया गया। बिलाल को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि उनकी पत्नी सुरक्षित थी। मोहम्मद यूनुस और अंतरिम सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहे। हादी की गोलीबारी के बाद फैली व्यापक हिंसा के बीच एक अलग घटना भी घटी। 18 दिसंबर 2025 को एक हिंदू नागरिक को पकड़ा गया, पीटा गया, उसके कपड़े उतार दिए गए और बाद में उसे पेड़ से लटका दिया गया। ये खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक अन्य चौंकाने वाला वीडियो में कारखाने के प्रभारी ने गेट खोला और उस व्यक्ति को बाहर जाने के लिए कहा। जैसे ही वो बाहर निकला, भीड़ ने उसे पकड़ लिया। मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ था। वो व्यक्ति दीपू चंद्रदास था, जो बांग्लादेश के मयमन सिंह में एक कपड़ा कारखाने में काम करता था। अचानक एक अफवाह फैल गई और लोग गुस्से में आ गए। दीपू एक हिंदू निवासी था और उस पर इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। इससे कपड़ा कारखाने के मजदूर नाराज हो गए। कारखाने के फ्लोर इंचार्ज को स्थिति को संभालने में कठिनाई हुई और उन्होंने
दीपू को बर्खास्त करने का फैसला किया। बाहर मौजूद क्रोधित भीड़ ने उसे पकड़ लिया, पीटा और उसके कपड़े उतार दिए, उसे एक पेड़ से लटका दिया और आग लगा दी। ये भयावह दृश्य था। आगे क्या हुआ? दीपू के पिता ने कहा कि परिवार को इस घटना के बारे में फेसबुक के जरिए पता चला, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं थी। तब उसके अंकल ने उन्हें बताया कि वो दीपू था। दीपू के पिता अपने बेटे की चौंकाने वाली मौत से सदमे में थे। जांच के दौरान उनके सहयोगियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने न तो उन्हें कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए सुना था और न ही देखा था। ये सब अफवाहों और गलत सूचनाओं पर आधारित था। एक अन्य सिद्धांत यह भी बताता है कि दीपू को अतीत की दुश्मनी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण निशाना बनाया गया था। कारण का पता नहीं चल सका और दीपू की इतनी दुखद मृत्यु हो गई। बांग्लादेश से भागकर आई लेखिका तस्लीमा नसरीन ने घटना की आलोचना करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया और इसे बांग्लादेशी अधिकारियों की विफलता बताया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है और इससे पहले उत्सव मंडल के साथ भी ऐसा ही हो चुका था। झूठी अफवाहों के कारण उसकी हत्या कर दी गई और दीपू के साथ भी ऐसा ही हुआ। यह बहुत दुखद है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की घटनाएं बांग्लादेश में चरमपंथी हिंसा में लगातार वृद्धि को दर्शाती है। नसरीन ने आरोप लगाया कि जब फ्लोर मैनेजर ने दीपू को जाने के लिए कहा तो वहां एक पुलिस अधिकारी भी मौजूद था। इसी तरह अप्रैल 2024 में उत्सव को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। फिर उसे एक भीड़ के हवाले कर दिया गया जिसने पुलिस के सामने उस पर हमला किया और उसकी आंखें निकाल दी। पुलिस सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही, जिसके कारण भीड़ ने हमला कर दिया। ये बेहद दुखद है। मोहम्मद यूनिस ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि अब तक 10-12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दीपू की मौत के आरोपियों को कड़ी सजा मिलेगी। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस हत्या को भयानक बताया और बांग्लादेश से दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर लगभग 20 से 25 लोगों ने लिंचिंग की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें शांतिपूर्वक तितर बितर कर दिया। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार ने सवाल उठाया कि लोग बिना अनुमति के एक संवेदनशील क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर गए और बांग्लादेशी राजदूत को धमकी दी। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके पास दिल्ली में बांग्लादेश के राजदूत के खिलाफ धमकियों का कोई सबूत है, तो उन्होंने नहीं कहा, जिससे पता चला कि ये दावा मनगढ़ंत था। सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन अस्थायी रूप से बंद है। भारत के बांग्लादेश में कई वीजा केंद्र हैं, लेकिन पत्थरबाजी की घटना के बाद चटगांव केंद्र को बंद कर दिया गया है। हालांकि सुरक्षा कारणों से खुलना और राजशाही के वीजा केंद्रों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं का समर्थन करने का आग्रह किया और देश में शांति की अपील की। दीपू की घटना के बाद भारत में आक्रोश और भी तीव्र हो गया है।
नेपाल के काठमांडू में भी लोग बांग्लादेश की घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और इसकी निंदा कर रहे हैं। ये चौंकाने वाला है। महाराष्ट्र में लोगों ने सड़कों पर बांग्लादेश का झंडा लगाया और दूसरों से उस पर से गाड़ी चलाने या उस पर चलने के लिए कहा। बाद में पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण किया और झंडे हटा दिए। हालांकि नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग खुला है, लेकिन वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित हैं।